ठीक है। तो हजरत उमर, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और हजरत उस्मान को कैसे शहीद किया, कि उनको भी सीज करके रखा हुआ था, 18 जिलहज को डिसाइड किया, और वो दे एंटर इन द हाउस, तमाम लोगों को जख्मी किया उन्होंने। एंटर हुए, और मोहम्मद बिन अबू बकर ही होल्ड द बियर्ड, जिसपे उन्होंने कहा कि अगर इफ योर फादर वुड बी अलाइव तो ही वुड फील शेम, जिसपे उन्होंने ही छोड़ दिया उनके, और फिर वो निकल गए, बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द रिबेल्स जो थे, दे अटैक ऑन हिम, और हजरत नाइला जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने शी ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम, जिसमें के उन्होंने हर फिंगर्स वर चॉप। और इसी के अंदर एक ऐसा रिबेल था, उसने अराउंड 9 टाइम्स जो थी पेनिट्रेट की थी सॉर्ड इन द इन हजरत उस्मान। तो इस तरह से, एंड जिस वक्त वो अटैक किया, उस वक्त वो कुरान पढ़ रहे थे, और उनका जो ब्लड ड्रॉप जो थे फॉल ऑन द वर्ड्स, एक वर्ड्स थी जिस पे लिखा हुआ था कुरान की, सूरह बकरा की वर्स नंबर 137, लिख लो ये यहाँ पे, सूरह बकरा की ये सूरह बकरा की वर्स नंबर 137, वो है, अल्लाह अल्लाह विल suffice against them he he is all hearer and seer, वो सब कुछ सुनने और वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अल्लाह विल सफाइज अगेंस्ट देम, यानी जो गलत किया है अल्लाह फिर उनसे खुद निपटेगा, और क्योंकि अल्लाह सब कुछ देखने और सुनने वाला है। बस इस ड्रॉप पर गिरे थे आपके ब्लड ड्रॉप, और आपकी शहादत हो गई। शहादत करने के बाद ये लोग बाहर निकले थे, बाहर निकल के ऐलान कर दिया था, हमने उस्मान को शहीद कर दिया है, मार दिया है, और नो वन इज अलाउड टू एंटर इन हिज हाउस। लेकिन जब 3-4 दिन हो गए, स्मेल फैलने लगी, तो नाउ फ्यू ऑफ द कंपेनियन जो के मौजूद थे मदीने में, दे केम, और दे रिक्वेस्टेड के इस तरह से पूरे इलाके में बदबू फैल जाएगी, जिसपे उन्होंने सिर्फ 17 लोगों को इजाजत दी थी कि वो अंदर जाके उनको वॉश वगैरह ये सब करें। और तदफीन में भी सिर्फ जनाजे में उनके 17 लोग थे, ओनली 17, इस्लामिक स्टेट के इतने बड़े कैलिफ के। ये हो गया 17। अच्छा, अब ये देखो, जल्दी जल्दी सवाल समझो। आउटलाइन द रीजंस फॉर द अनरेस्ट, क्या रीजन थी अनरेस्ट की? उस्मान जो है उनके टाइम पे रिबेलियन ने जो अनरेस्ट फैलाया था, जो बदअमनी फैलाई थी, और जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। तो आप बताएंगे कि आखिरी के 6 साल जो थे, यानी 651 से 656, ये लास्ट 6 ईयर्स थे, जिसमें के प्रॉब्लम्स आई। फिर आप क्यों प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि उन्होंने नेपोटिज्म किया था। ठीक है, ये नेपोटिज्म की बात आ गई। लीनियंसी बहुत ज्यादा दिखा रहे थे सबके साथ, कॉपीज की, बर्निंग कॉपीज ऑफ कुरान, और इसमें इन्होंने, और स्पेंडिंग फ्रॉम द पब्लिक, यानी बैतुल माल से यूज कर रहे थे अपने रिलेटिव्स के लिए। ये भी एक पॉइंट है। और एक पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया, बनु मैया और बनु हाशिम की ओल्ड रेबलरी, वो अब दोबारा से वो इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इनमें बहुत पुराने जमाने, मोहम्मद से भी पहले से इनमें दुश्मनी थी। वो भी इस वजह से थी कि उन्होंने बनु मैया ने बनु हाशिम से लीडरशिप छीनी थी। ये हो गए
तो ये पूरा देखो, इसी के अंदर यही लिखा है कि इसकी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने स्टैंड लिया, उसने अपनी मूवमेंट बनाई, उसने वायलेशन मचाया, उसने बसरा कूफा इजिप्ट के लोगों को उस्मान के अगेंस्ट किया, और फिर जब अगेंस्ट कर दिया तो वो हज के बहाने मदीने आए, लेकिन देवर फुली लोडेड, आके कंपेनियन से मिले, उनको बताया कि भाई ये सब है, हम आपको बनाना, उन्होंने मना कर दिया, और मीटिंग रखी उस्मान के साथ। उस्मान ने उनको बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिए। जब उन्होंने दे दिए तो उन्होंने अपनी एक डिमांड पेश की। उन्होंने कहा उस्मान हम बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी आपको। उन्होंने कहा वो क्या है? कहने लगे मोहम्मद बिन अबू बकर को इजिप्ट का गवर्नर बना दे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बना देता हूँ। उन्होंने कहा मैं लेटर भेज रहा हूँ, तुम जब मोहम्मद बिन अबू बकर जब वहां पहुंचेंगे तो उनको गवर्नर बना दिया जाए। लेकिन चौथे दिन ये सब सब लोग वापस चले गए, इनका प्रॉपर डिपार्चर हुआ, निकल गए, सब रिलैक्स हो गए मदीने वाले। फिर चौथे दिन वापस शाउट करते हुए आ गए और उस्मान से रिजाइन कर मुतालबा किया, जो उन्होंने मना कर दिया। तो दे सीज द बिसीज द हाउस ऑफ उस्मान, उन्होंने उनका सब कुछ बंद कर दिया था, और वो बस उनकी डिमांड थी ये है। लेकिन कंपेनियंस ने अपने बेटों को ड्यूटी दी। इस तरह से होते होते अभी अभी मैंने बताया, और इस तरह से उनकी शहादत हुई। ठीक है, कैलिफा। और 50 डेज, याद रखना, 50 डेज तक इन्होंने हजरत उस्मान को रियाकलमाल यानी कि उनके घर में कैद किया था। 50 दिन होने के बाद, जो थे 50 दिन हुए थे 18 जिलहज को, जब हज खत्म होके कंपेनियंस के वापस एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्निंग बैक था, उन्हें पता था एक दो दो चार दिन के अंदर ये सब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 12 को हज खत्म हो जाता है। तो ये यहां तक मार्टेडम तक यही पूछा गया है जो आपको पढ़ाया गया है। अच्छा, ये तो मैंने वो बता दिया आपको, वही जो था हजरत उस्मान का, ये तो बता दिया है, मरवान रोड। अच्छा, ये उनके मार्टेडम का है। ये देखो भाई, एक पॉइंट मैं इसका बता दूं, शहादत के वक्त उस्मान वाज अलोन इन हिज रूम विद हिज वाइफ। सिर्फ वो थी और वाइफ थी, और वो रीडिंग द कुरान, कुरान पढ़ रहे थे। तो रिबेल सोर्ड ब्लेड फायर से, उन्होंने तलवार से उनके ऊपर हमले किए। उनकी बॉडी जो थी वो गिर गई बिल्कुल ग्राउंड में। तो एक ऐसा रिबेल था जिसने क्या किया, 9 टाइम्स जो थे अपनी तलवार को फायर्स, हिज शर्ट नहीं, यानी उनकी बॉडी के अंदर फायर्स की वो तलवार। तो नायला जो थी ये सब देख के उन्हें तकलीफ हो रही थी, उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, जिसमें उनकी उंगलियां जो थी वो शहीद हो गई। ये पूरा वाकया ये मार्किंग स्कीम में मेंशन। ठीक है, ये अनरेस्ट का मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने आपको भेज दी है ये पीपीटी। ये अगर तुम लोगों ने, ये 4 मार्क्स में भी आता है, और ये 4 में भी आता है, और 10 में। देख लो, एक्सप्लेन वाई हजरत उस्मान इनकाउंटर डिफिकल्टीज इन द लेटर ईयर, यानी कि आखिरी के 6 साल उन्होंने लेटर ईयर्स में जो है मुश्किलात उठाई, और वो शहीद हुए। ये पूरा वाकया इसके अंदर आसान वर्डिंग में लिखा है, तो इसको क्लास के बाद पढ़ लेना। जो अभी मैंने समझाया वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उस्मान का वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन लिखो। इलेक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ, वो 6 लोगों का इलेक्शन। उन्होंने कहा एक ये लिखो और इनका एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों चीजें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके आगे मौजूद है, वो अभी दिखाती हूं मैं। यानी कि उस्मान ने उमर के बने हुए जो लॉज थे उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की थी। यानी कि इन्होंने लोगों के अलाउंसेस बढ़ा दिए थे, इन्होंने थोड़े से गवर्नर्स को अथॉरिटी ज्यादा दे दी थी, कंस्ट्रक्टेड पर्पस बिल्ड मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाई थी, और उसका जो रेंट आता था उन मार्केट्स का वो गरीबों को में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। स्टबल बनाए जहां पे जानवर रखे जाते हैं, गेस्ट हाउसेस बनवाए,
और एक जद्दा पे बहुत बड़ा पोर्ट बनवाया है। मतलब इस टाइप के क्योंकि पैसा बहुत था, बैतुल माल भरा हुआ था। और इसी तरह से एम्बार्कमेंट, ये उन्हीं को कहते हैं, डैम्स वगैरह वो बनवा दिए थे, ताकि मदीने में हर वक्त फ्लड आ जाता था, तो आपने एम्बार्कमेंट बनवा दिए थे। और प्रोविंसेस के लिए क्लीन वाटर का इंतजाम कर दिया था। ये सब इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, कुछ चीजें उन्होंने, सिर्फ एक गलती ये करते, कोई कंप्लेन आती तो वो कहते थे भाई जाके अपने गवर्नर से करो। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पॉइंट ये सामने लिखे हुए हैं, यही सारे हैं। उमर का परफेक्ट वो था एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपने उसके अंदर कुछ कुछ चीजों में रिलैक्सेशन दी, क्योंकि आप बाय नेचर बहुत सादा थे, बहुत सॉफ्ट थे, बहुत काइंड हार्टेड थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत नेकी के, बहुत वेलफेयर के काम किए इन्होंने। जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट को अपॉइंट किया, जो अकाउंट्स को का इंस्पेक्शन करता था। जो हजरत उमर ने एक दीवान, फाइनेंस का डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है, दीवान सैलरी रोज अनाज द अकाउंट टू द प्रोविंशियल सरप्लसेस फॉरवर्डेड द ट्रेजरी इन मदीना, ताकि प्रॉपर जो इनका अकाउंट सिस्टम को प्रॉपर किया था, ताकि ये जो है प्रॉपर अकाउंट किया था इन्होंने, ताकि बैतुल माल का प्रॉपर तरीके से इंतजाम संभाला जाए। ठीक है, और इनको ये दीवान सारा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये डिपार्टमेंट इसको देखता था। इसी तरीके से सारे आपने किए, स्टेबल बता दिया। अच्छा, इन्होंने एक काम ये किया था कि ही परचेज लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड पर्पस बिल्ट मार्केट, ये तो बता दिया ना, ताकि गरीबों को दिया जाए। ये सारी चीजें इसको एक दफा पढ़ने का है। देखो 10 नंबर में उन्होंने दोनों बातें पूछी है, इलेक्शन बता दो, वहां पे पूछा। यहाँ पे 10 नंबर में उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं। Write in detail about the policy followed by Usman as Caliph in expanding and maintaining the state. तो उसके लिए आपको वही बताना पड़ेगा कि इन चार एरियाज में रिकॉन्कर्ड हो गए थे, जिनको आपने अपने कमांडर्स को भेज के कॉन्कर्ड कराया। फिर कैसे नॉर्थ अफ्रीका कैसे कॉन्कर्ड हुआ, कौन कौन से इलाकों को किया, ये सारे इसमें मार्किंग स्कीम में भी यही सब लिखा हुआ है। अब मेंटेनिंग द स्टेट, जाहिर है फिर आपने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बनाया। ठीक है, अफगानिस्तान ये देख ले, पर्शिया, अफगानिस्तान सब कॉन्कर्ड हो चुका है, आर्मीनिया, अजरबैजान। एंड विद द एडवांसमेंट इन नेवल वेलफेयर, इसमें अच्छा उस्मान की अचीवमेंट आए तो उसमें जरूर नेवल फ्लीट का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि उमर के दौर तक हमारे पास नेवी नहीं थी। नेवी बनाने और नेवी के शिप्स बनाने की इजाजत आपने दी, उसी की मदद से, यानी दरिया पर भी हमारा कंट्रोल आ गया था। पूरे मेडिटेरियन सी के ऊपर जो आइलैंड थे वो सब कॉन्कर्ड हो गए थे। और इन्होंने अपनी 500 शिप्स नहीं, 200 अब्दुल्ला बिन साद के थे, इससे पूरी रोमन्स की शिप्स की ये पूरी नेवी जो थी क्रश कर दी थी। ये आ गया, इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, ये वो ही आ गया मार्टेडम वाला आंसर। हजरत उस्मान का एडमिनिस्ट्रेशन मिटी और मिलिट्री अचीवमेंट, वही जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है वही बताया जाएगा, और बाकी मिलिट्री, यही आर्मीनिया, अजरबैजान, यही सारी कहानियां डालेंगे, किस किस तरह कौन कौन से एरियाज कॉन्कर्ड किए, अफगानिस्तान, ये सेम यही कहानी इसमें आई। इसको अगर शॉपिंगों से और फालतू चीजों से मिल जाए तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन अकेले अलहदा से पढ़ना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, वो ही हैं सारे। ठीक है, कि इन्होंने, जाहिर है पैसा इतना था, तो आपने अस्तबल बनवाए, आपने रेस्ट हाउसेस बनाए, आपने जगह जगह कुएं बनवाए, आपने मसाजिद बनाई, एजुकेशन सेंटर्स बनवाए, और बहुत कुछ आपने किया।
मार्केट्स ऐसी बनाई थी, उससे जो किराया आता था वो गरीबों को दिया जाता। बड़े बड़े स्टेबल बनवाए जानवरों के लिए। इंस्पेक्शन क्या टीम पूरी इनकी काम करती थी। तो ये सब, और 100 दरहम जो थे, हर एक के 100 दरहम जो थे सैलरी में बढ़ा दिए थे उनके अलाउंसेस। सबसे बड़ा काम ये किया था। तो सब, और जितने भी लोग थे, इमाम्स थे, मौजिन थे, इन सब की सैलरीज इंक्रीज कर दी थी आप। और मार्केट का इंस्पेक्टर जो मुस्तकिल मार्केट में घूमता था और चीजों की क्वालिटी और रेट को कंट्रोल करता था। ये देखे, मैंने इसका आंसर भी डाल दिया इसके अंदर। उस्मान का एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कैंपेन, मैंने अलहदा अलहदा करके ये दोनों डाल दिए। बीच में ये जो रेड लाइन आया दी है, ये कटा हुआ नहीं है, ये आंसर है। ये इसमें एक लाइन आई भी है, ये इसको पढ़ लेना। उस्मान का एडमिनिस्ट्रेशन ये था। मैंने जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट किया दिया है, और उनकी मिलिट्री कैंपेन वो नीचे लिखी हुई। ये हो गया हजरत उस्मान का। ये, और ये जो मैंने आपको बताया, ये जरूर अपने पास लिख लें, ताकि थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा। कहाँ चला गया वो? हाँ, ये आंसर, ये वाला। एक्सप्लेन हाउ हजरत उस्मान क्यों डिफिकल्टीज में पड़े, और क्या उनके, और वो शहीद कैसे हुए। अब ये मैं तीसरा दिन है जो ये कहानी सुना रही। सवाल समझाने थे किस टाइप के आते हैं वो आपको मैंने बता। एक सवाल ऐसा आता है, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट पूछेंगे, एंड चार्जेस। पहले कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट लिखोगे कि इस वजह से बगावत हुई, फिर चार्जेस, फिर रिबेल्स जो थे मदीना आए, और हजरत उस अली वगैरह ने उनकी मीटिंग कराई उस्मान से, और उन्होंने अपने अपने एलिगेशन पेश किए, और हजरत अली ने उनका, सॉरी, उस्मान ने उनका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया। उन एलिगेशन को कम से कम 8 से 10 को आपको बताना होगा, और उस्मान ने, मतलब ये एलिगेशन है, उसका जवाब जो दिया वो अलहदा लिखे में, वो देख लीजिएगा। इसको आज रात तक खत्म कर लीजिएगा, अगर समझ आ जाए तो। वैसे भी ये आमना के पास तो टाइम नहीं होगा, क्योंकि कल इसको फिर लकी बन जाना होगा। 2 दिन जाएगी ना, 3 दिन सेल लगी हुई है, फिर इसको घूमने जाना है, उसकी तैयारी भी करनी है। पेपर तो जाए इसका भाड़ में, इसको कोई परवाह नहीं है। ना इसको परवाह है, ना इसके घर वालों को। सब मस्ती में रहते हैं। ये नजर आ रही है ये अब हजरत अली शुरू हो गया है। हजरत अली 35 AH से लेकर 40 AH तक कैलिफ है, ये सामने लिखा हुआ है। पहले मोहम्मद है, 632 से 634 तक अबू बकर है, 634 से 644 तक 10 साल के लिए, 2 years और 3 और 4 months अबू बकर है, 10 साल उमर है, 12 साल उस्मान है, जिसमें 6 साल पीसफुल है और सक्सेसफुल है, और बाकी के 6 साल जो है वो डिफिकल्टीज है। सिर्फ उनकी नरमी, ओवरलुक द फॉल्ट्स ऑफ अदर, उनको स्ट्रिक्टली डील नहीं किया। उनकी सॉफ्टनेस, उनकी काइंडनेस, उनका, उनकी ये तमाम चीजें, वो उनको प्रॉब्लम आए। सबसे ज्यादा नेपोटिज्म और कुरान का इशू अब्दुल्ला बिन सबा और ज्यूज ने बनाया। और फोर्थ कैलिफ, अब हमें 656, अगर ईयर एडी में जाएंगे, 656 से 661, यानी 5 years के लिए ये कैलिफ बनेंगे। हजरत उमर, हजरत अली का जो है, अब ये मैं हजरत अली का इलेक्शन हेडिंग बना लीजिए, सिर्फ इसमें मेन मेन बातें मैं समझा रही हूँ।
अब जब इन्होंने शहीद कर दिया, कंपेनियन जब तक वापस आए तो इनका इनका फ्यूनरल हो चुका था। चाहे वो 17 लोगों ने ही किया, लेकिन हो चुका था। जब ये सारे क्लोज कंपेनियन 17 अटेंडेड द फ्यूनरल, ठीक है। जब तक कंपेनियंस रिटर्न बैक होते हैं तो दे हर्ड द न्यूज ऑफ द मार्टिरडम ऑफ हजरत उस्मान। तो जाहिर है सैड भी हैं और एंग्री भी हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना ड्रास्टिक एक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब जब ये कर लिया, अच्छा, रिबेल्स जो थे वो वापस जाना चाहते थे। वो उनको ये था कि भाई हम यहाँ पे नया कैलिफ बनाए और जाए यहाँ से। तो उसके लिए उन्होंने अगेन रिबेल्स आस्क फ्रॉम अली तलहा, दोबारा चले गए उनके पास, अली तलहा और जुबैर के पास, और उनको जाके कहते हैं कि नाउ अब उस्मान तो रहे नहीं, तो आप तीनों में से हम किसी को कैलिफ बनाना चाहते हैं। तो इन तीनों ने बहुत ज्यादा दुख और अफसोस के साथ, गुस्से के साथ रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा ना हम पहले राजी थे उस्मान के होते हुए, और ना हम अभी राजी हैं। बहुत गुस्से से इन्होंने इनको डील किया। अब ये तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये तो थे ना पूरा फुली लोडेड, ये गए, इन्होंने मदीने के बड़े बड़े लोगों को जमा किया। उन्होंने कहा देखो, थ्रेट दी बाकायदा। उन्होंने कहा इन तीनों में से इन्होंने हमें इनकार कर दिया, इन तीनों में से किसी एक को राजी करो तुम लोग। अगर नहीं किया, विद इन 24 आवर्स अगर ये राजी नहीं हुए तो हम तीनों को मार देंगे। तीनों को वी विल, दे थ्रेटन दैट दे विल किल ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों को मार देंगे, ठीक है। अब जो ये था, ये जो चीज थी, इन्होंने क्राई, जो पीपल ऑफ मदीना थे उन्होंने क्राई ने, उन्होंने कहा किस तरह क्या करें। तो इन लोगों ने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया। उन्होंने कहा पायस होना चाहिए कैलिफ, जो भी हो, ब्रेव होना चाहिए, और तीसरी बात क्लोजनेस टू मोहम्मद, सबसे ज्यादा मोहम्मद के क्लोज हो। अच्छा, तलहा और जुबैर पायस थे, ब्रेव भी थे, लेकिन जो क्लोजनेस हजरत अली की थी वो तलहा जुबैर की तो नहीं थी। अली की तो क्लोजनेस थी, खून का रिश्ता था, दामाद थे आपके, ठीक है, आपने परवरिश की थी। तो सब ने, ये हुआ कि भाई ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ अली पर सूट कर रहा है। जब अली पे कर रहा है तो दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ मदीना, जो बड़े बड़े लोग थे, दे एम्फेसाइज एंड प्रेशराइज, एम्फेसाइज एंड प्रेशराइज हजरत अली कि भाई आप बन जाइए, अगर आप नहीं बनेंगे तो ये आप तीनों को मार देंगे, क्योंकि इनके सर पे तो खून सवार है। तो हजरत अली को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, तो जिसके ऊपर एट लास्ट आखिरकार इन तमाम बातों की वजह से अली जो थे वो एग्री कर गए। जब अली एग्री कर गए और ओथ लेने का वक्त आया, तो जो क्लोज कंपेनियन थे लाइक तलहा एंड जुबैर, सब ने ये कहा कि अली हम आपके आपके हाथ पर ओथ लेते हैं, आपको चौथा कैलिफ मानते हैं, बट यू विल पनिश द असैसिन्स ऑफ हजरत उस्मान फर्स्ट, तुम सबसे पहले उस्मान के कातिलों को सजा दोगे। हजरत अली ने इस पर एग्री किया एंड प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा एग्री, मैं बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक हूं, और उन्होंने कहा, प्रॉमिस किया कि मैं सबसे पहले जो है वो उन जिन लोगों ने मर्डर किया उनको ढूंढ के उनका मर्डर करूंगा या हैंड ओवर कर। सब रिलैक्स, सब ने हजरत अली के हाथ पर होत ले ली और हजरत अली को फोर्थ कैलिफ मान लिया। अब इन्वेस्टिगेशन, अब ये समझो, हजरत अली ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन, जाहिर है वो प्रॉमिस कर चुके हैं, इसको लिखते जाना, प्रॉमिस कर चुके हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट की तो ही डिड नॉट गेट एनी क्लू।
क्ल्यू एंड और एविडेंस, कोई नहीं मिली इनको। थोड़ा आवाज हल्की करते हैं। उनको कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर को बुलाया। उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन अबू बकर आप बताइए कौन कौन गया था आपके साथ? मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा कि भाई मैं गया था लेकिन मैं वापस आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता जो लोग अंदर गए थे उनके मास्क लगा हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन थे। मैं तो अपने गुस्से में गया था क्योंकि उस्मान ने मेरे मर्डर का मैसेज भेजा था, लेटर भेजा था। मैं तो इस गुस्से में गया था। मुझे नहीं पता जो कौन लोग अंदर गए थे और मास्क पहना हुआ था उन्होंने। फिर उन्होंने हजरत नाइला जो उनकी वाइफ थी उनको पूछा हजरत अली ने, उन्होंने भी सेम जवाब दिया। मरवान जो अंदर था और कंपेनियन सन जो अंदर थे, सबसे पूछा गया, सबका एक ही जवाब था कि हाँ थे तो जरूर, लेकिन उनके चेहरे कवर थे, मास्क लगा हुआ था, हम उनके फेसेस को नहीं देख पाए। उनके फेसेस हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ना हम नाम बता सकते वो थे कौन। अब बात ये, अगर नायला ने देखा भी था, सपोज के एक आध किताब कहती है नायला ने देखा, लेकिन वो तो रिबेल से बसरा कुफा इजिप्ट के, तो नायला को उनके नाम तो नहीं पता है। उन्होंने कहा हाँ, 3-4 आदमी थे जिन्होंने उन पर हमला किया था, लेकिन उनके नाम मुझे क्या पता। तो जाहिर है वहां के आए हुए लोग थे, मुझे नहीं पता, मैं कैसे बता सकती। और वैसे भी मास्क लगे हुए थे। बाकी सब ने यही जवाब दिया। यानी अब हजरत अली को के पास ना कोई क्ल्यू है ना कोई एविडेंस। तो हजरत अली जो थे, अब इसमें सोच में बैठ गए क्या करना चाहिए, किसको पनिश दूं? यहाँ तो किसी ने देखा ही नहीं है, जो मौके पे लोग थे उन्होंने तो देखा नहीं है। उसके लिए हजरत अली ने सोच रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये बसरा, कूफा और इजिप्ट से आए थे ये सारे, तो इसका मतलब है जो गवर्नर्स थे, जो उस्मान ने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे वो इन्हीं एरियाज के थे। तो इसका मतलब गवर्नर्स की नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी थी कि उन्होंने इस चीज को इशू को स्ट्रिक्टली डील नहीं किया। दैट्स वाई वो इतने पावरफुल हो गए, कि इतने पावरफुल हो गए वो, कि वो आ गए मदीना यानी कि कैपिटल पे आके उन्होंने खलीफा के ही रूम कम घर को सीज करके रखा। इतने पावरफुल थे, पूरा मदीना उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। कि इसका मतलब है गवर्नर्स, और ये सारे गवर्नर्स जो थे वो अपॉइंट किसने किए थे? अपॉइंटेड बाय उस्मान। उन्होंने कहा इनको उस्मान ने अपॉइंट किया था, इन सारे गवर्नर्स को, और इनकी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से ही ये जो थे वो कामयाब हुए। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इन्होंने, हजरत अली ने डिसाइड किया कि इन सबको, यानी कि 4 किए थे ना, लेकिन सीरिया तो आपको बताया ना कि सीरिया में तो अमीर माविया थे, अमीर माविया ने उसको अपनी कैंपेन चलाने ना दी, लेकिन उन्होंने कहा इन चारों को अपॉइंट किया था उस्मान ने, तो इन गवर्नर्स को पहले मैं हटाऊंगा, डिपोज करूंगा। ठीक है, डिपोज करूंगा और न्यू गवर्नर्स अपॉइंट करूंगा, ताकि, क्योंकि इनकी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से ही ये रिबेल्स इतने पावरफुल हुए। और इनको करने के बाद फिर मैं जो असैसिन्स हैं, आसानी से मैं उन असैसिन्स तक पहुंच जाऊंगा। ये हजरत अली का डिसीजन था कि आई हैव टू चेंज द गवर्नर। जब मैं उनको चेंज कर दूंगा, सारे मेरे अपॉइंट किए हुए गवर्नर होंगे, फिर मैं बसरा कुफा इजिप्ट में उन असैसिन्स को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन इन पुराने गवर्नर्स के होते हुए
कि पता नहीं इन्होंने क्या सपोर्ट दी जो वो इतने पावरफुल हुए। हजरत उस्मान फाइनली डिसाइड कर दिया, और हजरत अली ने ये देखे, उन्होंने बसरा के गवर्नर को हटाया और उस्मान बिन हनीफ उनके कंपेनियन थे, उनको बना दिया। यहां पर साद बिन अबादा को लिया, इजिप्ट का बना दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने चचा के बेटे को यमन का बना दिया। वैसे यमन का कोई करता धरना नहीं था, ये यमन में थोड़ी सी हुई जरूर थी, वो गया था लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ था, ना वो रिबेल्स आए थे। लेकिन आपने, चूंकि उस्मान ने यमन का गवर्नर भी किया था, आपने यमन का गवर्नर भी चेंज किया। अम्मारा बिन शहाब को आपने कोफा का गवर्नर बनाया, और सोहेल बिन हनीफ को कहा आप जाके सीरिया की गवर्नरशिप ले लें, यानी कि आपने अपने सारे कंपेनियन भेजे और कहा कि इन एरियाज का कंट्रोल ले लें, उन सबको हटा दें। लेकिन हुआ क्या कि यहां देखें, इन लोगों ने सबने जिसके गए सबने दे दिया। यानी उस्मान अली के थोड़ा सा ना, कूफा वाले ने वलीद बिन अकाबा थे, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन जब अली का लेटर गया तो दोबारा उन्होंने अम्मार बिन शाहब को कंट्रोल दे दिया। यानी चारों जगह कंट्रोल हो गया। लेकिन सीरिया में अमीर माविया के पास जब ये पहुंचे, कौन, सुहेल बिन हनीफ, तो वो राजी नहीं थे। हजरत अमीर माविया का कहना था कि भाई, अच्छा, पूरे सीरिया में हजरत अली के खिलाफ जो थी बगावत फैल चुकी थी, सारे लोग जो है वो हजरत अली को ब्लेम कर रहे थे, और उनको गुस्सा था इस बात पे कि अभी तक असैसिन्स को पनिश क्यों नहीं दी गई। उस पर हजरत अली ने जो है सीरिया का गवर्नर अमीर माविया को भी डिपोज करने का कहा। तो अली, जब ये सुहेल बिन हनीफ वहां सीरिया पहुंचे तो इनकी आर्मी ने रोक लिया। फिर खैर बहरहाल इनकी मीटिंग कराई तो अमीर माविया ने कहा कि मैं अली को, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग अली एज कैलिफ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता अली को। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता मैं इनको कैलिफ? क्योंकि रिबेल्स ने ये इलेक्शन कराया और रिबेल्स ने ही इनको अपॉइंट कराया। ठीक है, रिबेल्स ने इलेक्शन कराया और रिबेल्स ने ही हजरत अली को अपॉइंट करवाया। तो मैं तो, जो जो कातिल है, रिबेल्स मतलब असैसिन्स ऑफ हजरत उस्मान ने ही अली को कैलिफ बनाया। तो मैं ना अली को कैलिफ मानता हूँ, ना मैं उनको उस इलेक्शन को मानता हूँ। जब मैं हजरत अली को कैलिफ नहीं मानता तो मैं उनका ऑर्डर कैसे मानूं? ठीक है ना, उनका ऑर्डर क्यों मानूं? तो उन्होंने, उस मसुएल बिन हनीफ ने कहा कि भाई, हजरत अली आपको ही नहीं, जितने भी गवर्नर्स हजरत उस्मान ने अपॉइंट किए थे वो सबको डिपोज कर रहे हैं, और वो नए गवर्नर्स बना रहे हैं। और तुम्हारे कहने से क्या होता है, तमाम पूरे अरेबिया में ने तमाम प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने उनका हजरत अली को एक्सेप्ट कर लिया है, सिवाय आपके। आप भी अगर कर लें तो फिर हजरत अली जो है, उन्होंने कहा नहीं मैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो उस्मान के किए हुए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे तो हजरत उमर ने अपॉइंट किया था। इनको अमीर माविया जो थे, इनको असल में हजरत उमर ने अपने दौर में गवर्नर बनाया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उस्मान ने नहीं बनाया, मुझे तो हजरत उमर ने बनाया। उमर ने मुझे गवर्नर बनाया था डिमेस्कस का। मैं उस वक्त से गवर्नर हूं। जब बहुत ज्यादा एम्पायर बढ़ गई तो हजरत उस्मान ने क्या किया, पूरे सीरिया का बना दिया मुझे। लेकिन मैं तो गवर्नर था शुरू से, तो मुझे उस्मान ने नहीं, उमर ने अपॉइंट किया, तो मैं तो उस कैटेगरी में ही नहीं आता। आपने बाकियों को हटा दिया, ठीक है करें, लेकिन मैं तो ना अली को कैलिफ मानता हूं, ना इस इलेक्शन को इलीगल मानता हूं। और मुझे उमर ने अपॉइंट किया था। सुहेल बिन हनीफ ने कहा लेकिन सारे लोग उनको बैत कर चुके हैं,
तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर सब कर चुके, मैं हजरत अली के आई विल स्टेप डाउन, मैं हो जाऊंगा, लेकिन पहले अली से कहो कि मुझे असैसिन हैंड ओवर कर दे। जैसे ही हजरत अली ने मुझे असैसिन हैंड ओवर कर दिए, क्योंकि जाहिर है मेरे चचा थे वो, और मैं उनका सबसे क्लोज रिलेटिव हूँ, हजरत उस्मान उनके चचा थे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे, और कुरान के अंदर है कि जो करीबी रिश्तेदार जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं ब्लड मनी, मतलब उसको कहना कसास कहलाता है ये, कि खून का बदला खून। उन्होंने कहा जाहिर है मेरी फैमिली मेंबर का खून हुआ है, नाहक हुआ है, तो आप पनिश उनको दे दें, उनके मर्डरर्स को, तो मैं अली को एक्सेप्ट कर लूंगा, आई विल स्टेप डाउन, मैं छोड़ दूंगा गवर्नरशिप, लेकिन मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कातिलों को हवाले नहीं करेंगे। इन दोनों के दरमियान झगड़ा, अब ये बात जाके बताई उन्होंने, उस्मान बिन हनीफ गए मदीना, उस्मान उस्मान बिन हनीफ गए वहां पे, और जाके अली को बताया कि हजरत अली, अमीर माविया ये सब कह रहे हैं, और लेकिन आखिरी में राजी इस सूरत में हुए कि आप पनिश द असैसिन, आप उनको पनिश द असैसिन, क्योंकि सीरिया के अंदर तमाम लोगों का ये मुत्तफिका फैसला था कि हजरत उस्मान के खून में, मर्डर में हजरत अली का भी हाथ है, इसीलिए रिबेल्स ने उनको अपॉइंट किया है। तो ये उनकी मेंटालिटी थी। तो सीरिया में जो अमीर माविया के अंडर में था, वहां एक एक आदमी जो था वो यही कह रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, अगर अली नहीं है तो ठीक है, ऐसे हमारे हवाले कर दें या पनिश दे दें, ठीक है। तो वो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो क्लू तो मिला ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पे राजी हो रहे हैं अमीर माविया, वो कह रहे हैं मैं तो आपको कैलिफ, लेकिन मैं फिर भी मैं रिजाइन कर दूंगा अगर ये पनिश कर दें एसएसएन को। हजरत अली और उनके दरमियान जो था, अमीर माविया के दरमियान बहुत दिन तक जो था, ये बात चलती रही, लेटर्स जाते रहे, बातें होती रही, लेकिन ये कहते थे कि पनिश द असैसिन, अली कहते थे आई डिड नॉट हैव एनी क्लू, कोई नहीं है, पहले मुझे पावरफुल तो होने दो अमीर माविया, पहले तुम सब स्टेप डाउन हो जाओ, मैं नए गवर्नर रखूंगा, फिर मैं, वो उनका कहना था कि अभी स्टेट में पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, तुम जब सब नए गवर्नर होंगे तो हम सब मिलके पीस और हार्मनी करेंगे, और टू स्टेबलाइज द स्टेट, जब स्टेट मजबूत हो जाएगी, स्टेबलाइज द स्टेट, तो देन आई विल रीच टू द नेक ऑफ द मर्डरर्स, ये आपका कहना था, ठीक है। लेकिन अमीर माविया किसी भी तौर स्टेप डाउन होने को राजी नहीं थे। ये बात और कमी इतनी बड़ी कि आखिरकार डिसाइड हुआ कि अली और अमीर माविया के दरमियान ये वॉर होगी।